नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 भी करने वाले हैं, जिसमें हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके एमपीटेट बैग 1, बैग 2 और बैग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अनुकरण विधि किस कौशल को सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? इसके ऑप्शन है वाचन और उच्चारण, या ऑप्शन बी केवल पठन, या ऑप्शन सी केवल लेखन, या ऑप्शन डी मौन वाचन के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाचन और उच्चारण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस विधि में होता है? इसके ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि, या भाषा संशयक विधि में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आगमन विधि में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य साहित्य का प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्याख्या, तर्क, वर्णन एवं कथा के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? इसके ऑप्शन है सूत्र विधि, या भाषा संशयक विधि, या निगमन विधि, या व्याख्यान विधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाषा संशयक विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा अपनाई गई व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा अपनाई गई व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भंडारकर विधि द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय करते हैं, यह किस शिक्षण विधि की विशेषता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डाल्टन योजना, यानी डाल्टन योजना विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को किन भागों में बांटा गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ऑप्शन बी केवल ज्ञानात्मक, ऑप्शन सी है श्रवण, पठन, वाचन, या ऑप्शन सी डी है रसात्मक, भावात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वास्थ्य, मनोविनोद, स्मृति और कल्पना शक्ति का विकास, यह कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, देखो और लिखो विधि का सर्वाधिक प्रयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में होता है? देखो और लिखी विधि का सर्वाधिक प्रयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निबंध रचना में। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक प्रश्न के कई उत्तर होना। अगला प्रश्न है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन है छात्र को, प्रधानाचार्य को, या शिक्षक को, या अभिभावकों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षकों को। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वाचिक अभिनय में कक्षा के अंतर्गत क्या गतिविधि कराई जाती है? वाचिक अभिनय में कक्षा के अंतर्गत क्या गतिविधि कराई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। अगला प्रश्न है, ध्वनि समविधि का भाषा शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है
समान ध्वनियों या शब्दों का शुद्ध उच्चारण सिखाना, या ऑप्शन बी व्याकरण के नियम बताना, या ऑप्शन सी है मौन वाचन का अभ्यास, या ऑप्शन डी कविता याद करना। ध्वनि समविधि का भाषा शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए समान ध्वनियों शब्दों का शुद्ध उच्चारण सिखाना। अगला प्रश्न है, भाषा के 4 आधारभूत कौशलों का मनोवैज्ञानिक और सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह भाषा के 4 आधारभूत कौशलों का मनोवैज्ञानिकों का सही क्रम है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मौन वाचन का प्रयोग किस विधि के शिक्षण में किया जाता है परंतु पद में नहीं? इसके ऑप्शन है नाटक में, गद्य शिक्षण में, या व्याकरण में, या रचना में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गद्य शिक्षण में। अगला प्रश्न है, छोटा आ और छोटा ऊ बराबर ओ का नियम हिंदी व्याकरण की किस संधि के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यह गुण संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का सटीक अर्थ क्या होता है? तद्भव शब्द का सटीक अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृत के शब्द जो कुछ बदलाव के साथ प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा या संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? इसके ऑप्शन है तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है। यह किस प्रकार का शब्द है? यह एक तद्भव शब्द है। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो वाक्य में व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बी प्लस आयत। यह व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अनुनासिक ध्वनियों जैसे आ का उच्चारण किन अंगों की सहायता से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न देखते हैं, बेफिजूल बोल रहे हो वाक्य में व्याकरणिक दृष्टि से क्या अशुद्धि है? बेफिजूल बोल रहे हो वाक्य में व्याकरण दृष्टि से क्या अशुद्धि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेफिजूल शब्द का प्रयोग अनुचित है। अगला प्रश्न है, अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना उसकी विशेषता है। यह रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या प्रश्नवाचक वाक्य है। यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यह एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, आज स्कूल की छुट्टी हुई और मनीष घर चला गया वाक्य का प्रकार बताइए। इसके ऑप्शन है सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य, या मिश्र वाक्य, या अज्ञावाचक वाक्य। आज स्कूल की छुट्टी हुई और मनीष घर चला गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधान शब्द का उचित विलोम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधान का गौण यह विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, ग्राम्य यानी कि ग्रहण करने योग्य का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तराज यानी तजा या आग्रह। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, बेग और रीच शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शन है एक दूसरे के विलोम, या ऑप्शन बी है दोनों समानार्थी शब्द हैं, या ऑप्शन सी भिन्नार्थक शब्द, या ऑप्शन डी निरर्थक शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दोनों समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बांस और गंध शब्द युग्म के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है,
जिसने परिश्रम किया डैश खालिस्तान वाक्य को पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुनें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया, यह इसका खालिस्तान है। अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इण संधि। इसका संधि विच्छेद होगा अभि प्लस उदय। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोहर आशीर्वाद और निश्चल में कौन सी संधि समान रूप से पाई जाती है? इसके ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषयक संधि या यण संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विषयक संधि। अगला प्रश्न है, बारेन हेट्सिंग का सांड प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद या उदय प्रकाश या जयशंकर प्रसाद या कमलेश्वर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद किस प्रसिद्ध साहित्यकार का ग्रंथ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा का। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के साहित्यकार ग्रंथ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनंदन पंत को उनकी किस कालजयी रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1972 को रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुख्य रूप से किस शैली में की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोहा चौपाई शैली। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड अध्याय हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल के कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त इन 3 काव्यधाराओं में किसने वर्गीकृत किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त इन 3 काव्यधाराओं में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक और शिवा बामनी जैसे वीर रस प्रधान ग्रंथों की रचना किसने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाकवि भूषण ने। छत्रसाल दशक और शिवा बामनी जैसे वीर रस प्रधान ग्रंथों की रचना की है। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटन हिंदू वार्य यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? इसके ऑप्शन है रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मीर खुसरो या तुलसीदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न है, जागरण सुधार काल के नाम से हिंदी साहित्य के किस युग को जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कविता के माध्यम से परमानंद की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को सबसे पहले क्या समझना आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कविता का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पत्र, डायरी, निबंध, नाटक, जीवनी आदि के लेखन का मुख्य माध्यम साहित्य की कौन सी विधा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गद्य। अगला प्रश्न है, किसी तथ्य को सहजता, सरलता एवं स्पष्टता से व्याख्या करने की क्षमता साहित्य के किस स्वरूप में होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गद्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा कौशल मूल रूप से किसका एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है?
केवल ज्ञानार्जन का, या अभिव्यक्ति का, या मनोरंजन का, या मौन रहने का? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति का। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में अधिकांश पर्यायवाची शब्द किस कोटि के पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तत्सम। अगला प्रश्न है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रिविशेषण। अगला प्रश्न है, व्याकरण के अनुसार अलंकार मूलतः किससे बनते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुंदर वर्णों से। अगला प्रश्न है, सवैया छंद में सामान्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 से 26। सवैया छंद में सामान्यतः वर्णों की संख्या 22 से 26 होती है। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण मुख्य रूप से किन दो राजाओं के दरबारी कवि रहे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी और राजा छत्रसाल के। अगला और आखिरी प्रश्न है, गायसदा तासी द्वारा रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो या एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।